चलिए बेटा, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हम लोग स्टडी कर रहे थे टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम 12th पार्ट 1। सो ये टॉपिक डिवाइड था 3 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर का पहला था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमने ख़त्म किया है, दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसको भी ख़त्म किया है। नाउ नेक्स्ट इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। बेसिकली फंक्शन टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, ये कब एग्जिस्ट करता है। बस हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा था कि जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट होते हैं, उनका डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, जिसके ऊपर डिपेंडेंट हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे देता हूं मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, फंक्शन टॉपिक के अंदर मैंने ये चीज डिस्कस की है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उसको मैं अभी यहाँ पर फिर से डिस्कस करूंगा। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसको मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को फिर से फंक्शन खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, जिनको जो भी लोग भूल गए हो या फिर कुछ सही तरीके से याद नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम लोग कॉन्सेप्ट को अवॉइड करते हैं, हम लोग बस मेथड ऑफ सॉल्विंग के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा था फंक्शन किसको कहा जाता है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी वाली? जैसे मान लो कोई आपके पास एक रिलेशन दिया है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो रिलेशन है आर, इसको फंक्शन कब कहा जाएगा? जब पहले सेट के अंदर के ईच, मतलब हर एलिमेंट या ईच एलिमेंट को यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जो एरो डायग्राम से आपको या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको दिखाया जा सकता है। जैसे ए सेट है, बी सेट है, तो रिलेशन है। तो बेटा जैसे मान लीजिए कि पहले सेट के अंदर ये 4 अलग अलग नंबर्स है और इधर मान लो ये नंबर्स है। ठीक है, तो जैसे कुछ आप चाहे तो कुछ यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसे ही लिख देंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी लिखेंगे और इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 2, सी इज रिलेटेड टू 3 एंड डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये जो रिलेशन, ये फंक्शन हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहला सेट जिसे हम डोमेन कहते हैं, तो इसके अंदर के हर एलिमेंट को इधर इमेज चाहिए, मतलब कि हर एलिमेंट इधर के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। हर एक एलिमेंट को यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब ये वाला सीन नहीं जमेगा कि D3 से भी रिलेटेड और D5 से भी रिलेटेड है, फिर एक ही एलिमेंट दो लोगों से रिलेटेड है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है ना? अगर ये वाला सिचुएशन होता है तो फिर इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा। फंक्शन कब कहा जाएगा कि, और अगर मान लो कि डी का कोई इमेज ही नहीं, ये भी केस में फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? पहले सेट का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही से रिलेटेड है, तो ये केस भी चल जाएगा। मतलब है कि सभी की इमेज वही यही एक है, ये 4 के 4 एलिमेंट्स 1 से ही रिलेटेड है, तो इसको फंक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं जमेगा कि एक एलिमेंट है वो 2-3 लोगों से जुड़ा हुआ है, उसकी 2-3 इमेजेस है, ऐसे नहीं चलेगा। तो कंडीशन क्या है किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने की? ये कंडीशन है, दैट इज ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इमेज, हर एलिमेंट को इमेज है और एक ही इमेज है। तो अगर ये कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को कहा जाता है फिर फंक्शन। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। क्यों मैं ये डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है आपका इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन। अगर फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आया है तभी आप इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। अब इस फंक्शन का इनवर्स डिनोट किया जाएगा एफ इनवर्स इस प्रकार से, एफ और राइट हैंड साइड में उसके सिर के ऊपर -1। तो इसका मतलब 1/f मत समझ लेना। जैसे हम लोग इन जनरल ए रेस टू -1 को 1/a लिखते हैं, तो ये वाला नोटेशन नहीं है ये। ठीक है ना? एफ इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, इनवर्स ऑफ एफ मतलब जो भी आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसका इनवर्स। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन है आपके पास, दैट इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसका इनवर्स डिनोट किया जाएगा एफ इनवर्स से, एंड इट इज डिफाइंड एज बी टू ए।
इसका क्या मतलब हो रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया है और उसका आपको इनवर्स लिखना है तो सिंपली आपको इन दोनों की जगह बदलनी है। मतलब दिए गए फंक्शन में जो डोमेन था अब वो रेंज का सेट बनने वाला है, या फिर कह सकते हो कोडोमेन का सेट, और जो पहले फंक्शन के अंदर कोडोमेन का सेट था वो अब डोमेन बनने वाला है। तो अगर किसी फंक्शन का आप इनवर्स डिफाइन करते हो, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन किया गया है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या रहेगा, एफ इनवर्स इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फ्रॉम बी टू ए। मतलब इन दोनों का रोल अब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया में जितने फंक्शन दिए हैं उन सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? एवरी फंक्शन हैज इनवर्स, क्वेश्चन मार्क है इसके बाद में दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क क्या बताता है आपको कि क्या सभी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। कोई भी फंक्शन दिया है तो आप बोल सकते हो क्या कि हाँ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है करके। तो इसका सवाल है, इसका आंसर है कि हम लोग तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन? तो फंक्शन होने की कंडीशन। देखिए सवाल क्या है आपके पास कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ था, आपको देखना है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट होता है तो उसका इनवर्स बहुत सिंपल तरीके से लिखा जाएगा, बस दोनों की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। दिए गए फंक्शन में जो डोमेन था वो बन जाएगा कोडोमेन, जो कोडोमेन था वो बन जाएगा डोमेन। लेकिन ये लिखना आसान है, लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन बनने के लायक है रिवर्स करने के बाद में। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, और ये किस तरीके का फंक्शन है, थोड़ा हम लोग देखते हैं कि कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी फंक्शन के अंदर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। आप एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन कर रहे हो तो कितने अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मैंने फंक्शन के टाइप्स आपको बताए थे, वन वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद आती है। देखिए इनटू फंक्शन किसको कहा जाता है, इनटू फंक्शन। अब हम फंक्शन कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जो भी कोई भी नाम दे सकते हो। तो इनटू फंक्शन, इस फंक्शन को इनटू कब कहा जाएगा, देखिए ये बी है तो एलिमेंट्स में ले लेता हूँ ए बी सी, और 1 2 3 कुछ भी ले लो। हाँ ऐसे। अब इनटू, अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a इनटू b, अगर मुझे ऐसे कहना है, मतलब अगर मुझे इनटू फंक्शन लिखना है तो फंक्शन तो होना चाहिए लेकिन टाइप क्या है, इनटू। इसका मतलब क्या, कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको प्री इमेज नहीं है। समझ रहे हो बात को? मतलब a रिलेट कर देंगे हम 1 से, b को रिलेट कर देंगे 3 से, और c को भी रिलेट कर देंगे 3 से। तो ये फंक्शन तो बन गया। क्यों? फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये कंप्लीट कर रहे हैं दैट ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, हर एलिमेंट को यूनिक इमेज है। और इनटू कब कहा जाता है, जब रेंज का सेट प्रॉपर सबसेट हो कोडोमेन का। देखो कोडोमेन कौन है, पूरा बी है, और रेंज कौन है, सिर्फ 1 और 3 है। तो रेंज जो है दैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऐसे टाइम में इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, दिस इज अ इनटू फंक्शन। समझ रहे हो बात को? मतलब जो सेकंड सेट है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट अगर ऐसा हो कि जिसको प्री इमेज नहीं है, जो इधर वाले सेट के किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है। आप इनटू के भी दो टाइप्स बना सकते हो आप, दैट इज मेनी वन इनटू एंड वन वन इनटू। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इनटू का मतलब, इनटू में दो टाइप्स हम लोग बनाएंगे, दैट इज मेनी वन एंड वन वन। समझ रहे हो बात को? वन वन। तो मेनी वन का क्या मतलब होता है जो यहां पर ऊपर मैंने लिखा है, दिस इज अ मेनी वन इनटू। ठीक है, ये मेनी वन का एग्जाम्पल है, इसी को आप लोग नीचे लिख सकते हो मेनी वन के फॉर्म में, दैट इज ए बी सी 1 3 2। सो ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू, सो दिस इज अ मेनी वन इनटू फंक्शन। समझ रहे हो बात को? मेनी वन का मतलब क्या होता है, मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव सेम इमेज, मेनी हैव वन इमेज, तो इसको कहा गया मेनी वन। अब वन वन का मतलब क्या होगा, वन वन का मतलब होगा कि इधर का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, दैट इज आप उसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये इनटू नहीं रहेगा, तो इनटू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर एक और एलिमेंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वन वन ये बन गया इनटू। ठीक है, तो पहले तो इनटू के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेकंड सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ऐसे रख देते, ठीक है, जो कि
जिसको प्री इमेज ना हो, जो इधर वाले एलिमेंट इधर वाले किसी से भी ना रिलेटेड हो। तो देखिए एक एलिमेंट खाली बैठा हुआ है, इधर दो बैठे हुए, इधर दो बैठे हुए, तो कम से कम एक खाली बैठा होना चाहिए, तो उसको इंटू फंक्शन कहा जाता है। तो इंटू में दो टाइप से, मेनी वन इंटू, वन वन इंटू, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, दैट इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर रेंज और कोडोमेन दोनों भी इक्वल हो फंक्शन के। बात समझती नहीं, ये सारी फंक्शन के अंदर चीजें बताई गई है। पता नहीं अब कितने लोग समझ पा रहे इस बात को। ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। तो ठीक है चलेगा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो हमें ऑन टू चाहिए अभी। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज, इधर क्या होता है, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। याद रखना सबसेट में भी दो तरीके का सिंबल होता है। जब ऐसे लिखा होता है तब आपको इसके अंदर दो चीजें आती है। जब ऐसे लिखा होता है मतलब ये जो दो सेट्स है ये इक्वल भी हो सकते हैं, और जब मैं ऐसे लिखता हूं सिर्फ, तो इसका मतलब है कि ये सेट छोटा है इससे, ठीक है ना। तो समझ रहे हो बात को। रेंज का सेट, रेंज मतलब यहां पर सिर्फ 1 और 3 ही आ गए रेंज में, और कोडोमेन के सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, रेंज के सेट में 2 एलिमेंट है, तो रेंज यहाँ पर प्रॉपर सबसेट बन गया। तो जब जब रेंज प्रॉपर सबसेट बनेगा कोडोमेन का, तब तो इंटू फंक्शन होगा। और जब जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल रहेंगे उनके सेट, तब तब उस सेट को ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा। अब ऑन टू का मतलब क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन टू के भी दो तरीके, दो टाइप्स बनते हैं। एक वन वन ऑन टू, चलिए पहले मेनी वन लिखते हैं। एक मेनी वन ऑन टू, और दूसरा है वन वन, दूसरा है वन वन ऑन टू, ठीक है। सो ये वन वन ऑन टू का एग्जांपल है जो शुरुआत में हम लोगों ने लिया है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल ये ऊपर वाला ही है। और मेनी वन का मतलब क्या होता है, दैट मेनी एलिमेंट्स, मतलब कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा चाहिए कि जिसकी दो प्री इमेजेस हो, कम से कम एक एलिमेंट। तो आप लोग ऐसे इसको दिखा सकते हो। अब देखिए इधर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जिसको प्री इमेज नहीं है, मतलब रेंज का सेट होगा 1,2, तो कोडोमेन भी 1,2 है, तो ये ऑन टू है। लेकिन क्योंकि मेनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज, वन कॉमन इमेज, दैट्स व्हाई दिस इज द मेनी वन। और यहाँ पर क्या है, वन वन, मतलब एक का रिलेशन एक के साथ में ही है, ठीक है। और कोई इधर रिमेनिंग भी नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है और वन वन है, ये मेनी वन है, ऑन टू है। अब बात की जा सकती है इनवर्स फंक्शन की। तो देखिए आपके पास कोई भी फंक्शन रहेगा तो इसके अलावा फंक्शन नहीं होगा आपके पास। जो भी फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा, या तो मेनी वन इंटू रहेगा, वन वन इंटू रहेगा, मेनी वन ऑन टू रहेगा, वन वन ऑन टू रहेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन से केस में दिए गए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आप लोगों को सोचना है। तो बेसिकली आप इस वर्ड की तरफ ध्यान दो, इनवर्स फंक्शन। 2 मिनट के लिए ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, वो एक फंक्शन है। तो अगर वो फंक्शन है तो उसने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कहने से तात्पर्य है कि फंक्शन की उसने डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी आप जो रूल डिफाइन करते हो दो सेट्स में, एक सेट से लेकर तो दूसरे सेट तक, तो वो रूल फंक्शन तब कहलाता है जब जिसको आप पहला सेट कह रहे हो, जिसको डोमेन कह रहे हो, तो उसके अंदर के ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो ये बेसिक डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब आप इनवर्स डिफाइन करते हो। मतलब क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, दिए गए फंक्शन को उल्टा किया जाता है। जैसे एफ इज अ मैपिंग या फिर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो अगर मुझे इसका इनवर्स लिखना है तो मुझे एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए लिखना है। अब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या इस बात की गारंटी है मुझे कि बी सेट के अंदर के हर एलिमेंट को मुझे ए के अंदर यूनिक इमेज मिल रही है? अगर ऐसा होता है मतलब सबसे पहले तो ये फंक्शन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन दिया उसको उल्टा लिख दिया तो उसका इनवर्स हो गया। अरे अगर फंक्शन ही नहीं बन रहा तो इनवर्स क्या मतलब होगा इनवर्स बोलने का। जैसे केस देखिए, यहाँ पर मेनी वन इंटू फंक्शन है। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इस फंक्शन को, इसको ए बोला है हमने, इसको बी बोला है, सो इट इज अ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मुझे इस फंक्शन का इनवर्स लिखना है, अब ये फंक्शन कैसा है, इट इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये ऐसा फंक्शन है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो सोचो क्या हो रहा है, इसका एफ इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, फ्रॉम बी टू ए। मतलब बी का सेट पहले आएगा, तो लिखिए बी के अंदर कौन कौन है, 1 2 3 4, और फिर ए का सेट आएगा, दैट इज ए बी सी, और आपका फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स, ये आपका फंक्शन है फ्रॉम बी टू ए। समझ रहे हो बात को। अब आप देखिए रिलेशन किसका किसके साथ में,
तो 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू ए, मतलब ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसा रहेगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब आप इनपुट देंगे 1 तो आउटपुट आपको ए मिलेगा, समझ रहे हो बात को। फिर आप इनपुट देंगे 3 तो आउटपुट आपको बी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है, और इन दोनों को तो कुछ है ही नहीं, तो ये फंक्शन बन रहा है क्या? अरे फंक्शन के लिए तो हर एलिमेंट को यूनिक इमेज चाहिए। अच्छा यहाँ पर यूनिक वाली भी क्वालिटी भंग हो रही है, मतलब 3 को दो इमेज आ रही है, ऐसा फंक्शन भी नहीं चलता। 3 को एक ही इमेज होनी चाहिए, यहाँ के 10 लोगों को एक इमेज चल सकती है लेकिन एक को 10 इमेज नहीं चल सकती, समझ रहे हो बात को। तो जब आप इस फंक्शन को मेनी वन इंटू फंक्शन को ध्यान में रखना टाइप, मेनी वन इंटू फंक्शन को जब आप उल्टा करते हो तो बेसिकली वो फंक्शन ही फॉर्म नहीं होता, तो उसको इनवर्स बोलने की बात ही बाद में आएगी। अगर मेनी वन फंक्शन है आपके पास तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप उसको उल्टा करते हो तो वो फंक्शन ही नहीं बनता, समझ रहे हो बात को। फंक्शन ही नहीं बनेगा तो इनवर्स की तो बात ही नहीं उठेगी। तो सबसे पहले इस बात को समझ लो कि जो भी फंक्शन मेनी वन इंटू टाइप का होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए आगे जाते हैं। अगर 1 1 इंटू टाइप का है तो कर दो इसको भी उल्टा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, चलिए ये 1 1 इंटू टाइप है, ठीक है ना, तो इसको हम जी फंक्शन बोलते हैं, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब जी इनवर्स कैसे रहेगा? जी इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी पहले आएगा तो बी के अंदर कौन कौन है 1 3 2 4 और फिर ए आएगा बाद में। तो आपने फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज जी इनवर्स, और ए के अंदर कौन कौन है ए बी सी। अब देखिए 1 रिलेटेड है ए से, बी रिलेटेड है 3 से, सॉरी 3 रिलेटेड है बी से, और 2 रिलेटेड है सी से। आप देखिए आपने इसको उल्टा किया तो जो आपका डोमेन का सेट है, क्योंकि जी इनवर्स ये फंक्शन है आपका, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? बी से ये तक है, तो बी के अंदर के सभी एलिमेंट्स को इमेज चाहिए। अब 4 को इमेज ही नहीं मिल रही, तो ये जब भी आप 1 1 ऑन इनटू टाइप फंक्शन लेंगे, 1 1 इनटू, ध्यान में रखना इनटू है इसलिए कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसको प्री इमेज नहीं है। तो जब ये उल्टा हो जाएगा तब डोमेन के अंदर एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसको आपके पास इमेज नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे सिचुएशन में इस वाले टाइप का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब क्या समझे आप कि इनटू फंक्शन के जो दो टाइप्स होते हैं, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन इनटू फंक्शन है तो उसका इनवर्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये केस ही बर्बाद है, मतलब पूरा बेकार हो गया ये। जब भी इनटू फंक्शन रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू में आपके पास है मेनी वन ऑन टू। अब मान लीजिए इस फंक्शन को हम कहते हैं कुछ नाम देते हैं एच, एच इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आप लोग इसका इनवर्स लिखना चाहते हो तो उसको डिनोट करेंगे आप एच इनवर्स से, और इनवर्स कैसे लिखा जाता है? इसको उल्टा किया जाता है बी टू ए। लेकिन सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि उल्टा करने के बाद में क्या ये फंक्शन बन रहा है। तो देखिए इसको उल्टा कीजिए, तो आप 1 और 2 कर रहे हो, पहले सेट ले रहे हो और फिर ए सेट ए बी सी। तो देखिए 1 आपका रिलेटेड है ए से भी और बी से भी, और 2 रिलेटेड है सी से भी। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है पता है? मेनी वन ऑन टू में डोमेन के अंदर के सभी एलिमेंट्स को इमेज है लेकिन यूनिक इमेज नहीं है। आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसको दो इमेजेस मिल रही है। मतलब जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है दैट ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ईच एलिमेंट हैज इमेज, बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डोमेन विच हैज मोर देन वन इमेज। मतलब यूनिक इमेज वाली चीज यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब जो मेनी वन ऑन टू वाला केस होता है इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो बचा कौन सा? 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू बिल्कुल सही टाइप है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्यों? देखिए आपको यहां पर दिख रहा है, इसको आप उल्टा कीजिए, इसको उल्टा भी करेंगे तो 1 को इमेज है ए, 2 को इमेज है बी और 3 को इमेज है सी। ना इधर कोई बच रहा है और ना इधर वाले को 2 इमेजेस है या 1 से ज्यादा इमेज है। तो क्या समझे यहाँ पर? कंडीशन हमारे हाथ में आई कि कोई भी दिया हुआ फंक्शन उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। तो इस बात को दिमाग में भर लेना कि इस दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में, ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी फंक्शन हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो। सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, ठीक है। तो इस बात को ख्याल में रखना कि 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था डेफिनेशन बेटा इनवर्स फंक्शन का। क्या समझे डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन का? सबसे पहले किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब वो 1 1 ऑन टू हो, ठीक है। और दूसरा
इनवर्स लिखा कैसे जाता है, तो वो तो लिखने का आसान तरीका है। मान लो g इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b दिया है, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर ये 1 1 और 2 है, तो इसका इनवर्स डिनोट किया जाएगा g इनवर्स से, एंड इट विल बी रिटर्न एज, कैसे, बस इन दोनों का पोजीशन चेंज करना, दैट इज b इज टू a। इसको उल्टा कर दिया, इनवर्स लिख दिया। तो इनवर्स लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, दिए गए फंक्शन का इनवर्स लिखना बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस ये कंडीशन ध्यान में रखनी चाहिए कि हर फंक्शन का इनवर्स लिखा नहीं जा सकता अगर वो फंक्शन 1 1 और 2 था। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखना भाई, कि अगर एफ इनवर्स, बहुत सारे बच्चे होते भूल ही जाते, एफ इनवर्स ऑफ एक्स को, मतलब इसको पढ़ा कैसे जाता है, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का ये इनवर्स है। तो भैया इसको गलती से भी 1/f ऑफ एक्स मत लिखना। एफ ऑफ एक्स पूरे ब्रैकेट के अंदर लेके जब ऊपर -1 लिखा जाता है तब उसका मतलब ये होता है, जब ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो कभी गलती से भी एफ इनवर्स ऑफ एक्स को 1/f ऑफ एक्स मत लिखना, ठीक है। इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को 1/f ऑफ एक्स मत लिखना। हाँ, 1/f ऑफ एक्स किसका मतलब होता है, जब एफ ऑफ एक्स को ब्रैकेट में ले जाके ऊपर -1 लिखा गया हो, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत बार हम लोग नोटेशन में क्या यूज करते पता है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए अगर कोई कुछ ऐसे लिख रहा है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, तो हम लोग बहुत बार इसको एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखते हैं। जैसे हम ट्रांसपोजिशन में करते हैं ना, कि इधर प्लस था उधर चला गया तो माइनस हो गया, इधर मल्टीप्लाइड था उधर चला गया तो डिवाइड हो गया, उसी प्रकार से ये फंक्शन उधर गया तो इनवर्स बन गया। मतलब ऐसे समझने के लिए मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बेटा ये तभी पॉसिबल है अगर दिए गए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है जब दिए गए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता हो। तो ऐसे मुंह उठा के किसी भी फंक्शन के लिए ये लिखना सही नहीं है जब तक पता नहीं चलता कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होगी तभी भी ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लो वाई दिया है तो आप एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई तभी लिख सकते हो जब इसका डेफिनेशन, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने का अपना एक तरीका है, यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांचेस होती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आता हो तभी ये करते। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, जब मैं इसको डिफाइन करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तभी चीज़ बताऊंगा। तो क्या समझ में आया बेसिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं आगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। अभी हमें बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले पता होना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और क्या जो दिया गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है सीधा सीधा या नहीं कर सकता, इसके बारे में सोचना है। देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका दिया गया फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी है पेरियोडिसिटी की, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेरियोडिक होता है, सही है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पेरियोडिक है, और पेरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ही एंगल, मतलब कई सारे एंगल्स है जिनकी एक ही वैल्यू है, समझ रहे हो बात को। जैसे मान लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अभी कौन कौन से एंगल है आपके पास कि जहां पर ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चलिए इसको फंक्शन मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। चलिए इसको और भी थोड़ा सिंपल बनाता हूँ। ये आपका साइन एक्स जो है इट इज ए फंक्शन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन है आपका फ्रॉम रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइन एक्स आपका फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके ढेर सारे इनपुट्स है जिनका आउटपुट सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं अगर मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो नीचे -1 लिखता हूँ, ऊपर 1 लिखता हूँ, ठीक है, और बीच में कई सारे नंबर्स है आपके पास। तो हम सिर्फ इसी की बात करते हैं। वैसे अगर आप देखा जाए तो 1/2, 1/√2,
फिर √3/2, इस प्रकार से भी नंबर लिख सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स के आपको साइन रेशियोज की वैल्यू पता होते हैं। तो इधर आप 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिख सकते हो। तो 0 भी आएगा इधर, तो 0 एंगल के लिए 0 मिलेगा, ठीक है। 30 के लिए 1/2 मिलेगा, 90 के लिए 1 है, 45 के लिए 1/√2 है, 60 के लिए √3/2 है। अब मजा क्या है पता है, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है n पाई क्या होता है, n बिलोंग्स टू z, ये जनरल सॉल्यूशन होता है sin x इज इक्वल टू 0 का। तो आप क्या कर सकते हो, पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ये सबके सब रिलेटेड है 0 से। समझ रहे हो बात को, सबके सब रिलेटेड है 0 से। तो हो क्या रहा है भाई, मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन आर रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट्स, और ऐसा हर किसी के साथ हो रहा है। तो ये फंक्शन का टाइप क्या हो गया, साइन एक्स, जो हमारा इन जनरल फंक्शन है साइन एक्स वाला। मैंने तो सिर्फ एक ही 0 से रिलेटेड 0 की प्री इमेजेस बता रहा हूं आपको। साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन पाई का वैल्यू 0 है, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 है, साइन 3 पाई का वैल्यू 0 है, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 है। तो ये फंक्शन क्या बन गया, ये तो मेनी वन ऑन टू बन गया। समझ रहे बात को। और मेनी वन ऑन टू फंक्शन का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, हम लोगों ने देखा है। फंक्शन का एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, आपको इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट करना है तो डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्ट योर डोमेन। ये जो आपका डोमेन फैला हुआ है ना पूरा रियल लाइन के ऊपर, भैया इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, इस डोमेन को रेस्ट्रिक्शन लगा दो, ताकि मेनी वन, ये जो मेनी वननेस है ये हट जाए और यहां पर आ जाए वन वननेस, एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड हो। अगर ऐसे होता है तो आप उसका इनवर्स फिर डिफाइन कर सकते हो। तो अब हमारे सामने क्या टारगेट है कि हमें इस डोमेन को छोटा बनाना है। अब आपको एक बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन होता है। उसका रीजन है पेरियोडिक प्रॉपर्टी, पेरियोडिसिटी। क्या पीरियड होता है साइन फंक्शन का, 2 पाई पीरियड होता है। मतलब उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद में वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिपीट्स, क्योंकि रेंज तो देखिए -1 से 1 तक ही है, छोटा रेंज है। वैसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसके अंदर भी, लेकिन इसके सामने तो छोटा ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पेरियोडिक प्रॉपर्टी है इसके वजह से क्या हो रहा है, मेनी वननेस आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन फंक्शन के ग्राफ निकालता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ये है 0, ये π/2 है, ठीक है। फिर है पाई, फिर है 3 π/2, ठीक है। फिर है 2 पाई, फिर है -π/2, माइनस पाई, -3 π/2 एंड -2 पाई। बेटा रेंज क्या है साइन फंक्शन का, 1 है, -1, इसके भीतर ही रहेगा, जो भी रहेगा इसके भीतर रहेगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने फंक्शन के अंदर पढ़ाई हुई है। मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन का 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और इसी के बीच में आपका ग्राफ ऑसिलेट होते रहता है। तो आपको ग्राफ भी पता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 पर पिक पर होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से 0, यहाँ पर नीचे आता है, फिर यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये होता है आपका ग्राफ, ठीक है। इधर से भी क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इन्फाइनाइट चलते जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि हमारे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है हमें। आप समझ रहे हो बात को। देखिए ये जो वैल्यू मिलने वाला है आपको 1 वैल्यू, तो इसकी प्री इमेजेस काफी सारी है आपके पास ड्यू टू पेरियोडिसिटी। तो आपको क्या करना है, उसी के ऊपर रोक लगानी है। तो आपको ऐसा देखो, आपका रेंज पूरा आना चाहिए, मतलब -1 से लेकर तो 1 तक की पूरी वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए, -1 से लेकर तो 1 तक की पूरी वैल्यूज। तो आप इस ग्राफ को देखिए, जो 0 से 90 के, जब आप इनपुट 0 से 90 के बीच में दे रहे हो दिए गए फंक्शन को, जब आप f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन को अगर आप 0 से 90 के बीच का इनपुट देते हो तो आपको पूरा पॉजिटिव, मतलब 0 से 1 तक की पूरी पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है। और जब आप आउटपुट 0 से -π/2, जब आप इनपुट 0 से -π/2 तक का देते हो, तब भी आपको पूरी रेंज मिल रही है।
मतलब आपका पूरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, तो ये पूरा रेंज आप कवर कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक में। तो आप आपका डोमेन यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए ना, आप डोमेन सिर्फ -π/2 से π/2 तक लीजिए। मतलब जब आप साइन फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या रहेगा आपका, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 एंड रेंज रहेगा -1 to 1। अब अगर आपने आपका डोमेन, क्योंकि इसके अंदर रेंज पूरा आ रहा है, ठीक है, देखिए आप चाहो तो ये भी ले सकते हो क्योंकि इसमें भी आपका पूरा रेंज आता है। देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 0 से -1 तक आ रहा है, यहां से 0 से 1 तक, तो आप π/2 से 3π/2 तक भी डोमेन ले सकते हो। तो ऐसे आपके पास इनफाइनाइट डोमेन्स के ग्रुप्स आप बना सकते हो। लेकिन जो -π/2 से π/2 तक का जो हमने डोमेन का रेस्ट्रिक्शन किया है, तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब जब आप डोमेन के ऊपर देखो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब साइन कॉस का पीरियड 2π है तो टैन कॉट का पीरियड π है। तो आप इस बात को समझिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करना है तो हर फंक्शन के डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो उसके अंदर ऐसे डोमेन्स के आप अलग अलग इनफाइनाइट ग्रुप बना सकते हो। लेकिन जिसने भी इसकी खोज की है ये उसकी मर्जी है कि उसने -π/2 से लेकर तो π/2 तक को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब अगर ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसका मतलब समझ रहे हो, आपने डोमेन R से हटाकर -π/2 से π/2 और वो भी क्लोज्ड इंटरवल है ये रख दिया है। अब आप लोग इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हो क्योंकि ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन दिस फंक्शन इज 1 1 and on 2, दिस बिकेम 1 1 and on 2। ये फंक्शन आप 1 1 on 2 बन चुका है। हमारा टारगेट क्या था, इसका मेनी वन जो वाला नेचर था उसको हमने 1 1 बना दिया जस्ट बाय रेस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, क्योंकि अब वैल्यू रिपीट नहीं होगा। आप देख सकते हो खुद, देखो यहां पर जो भी वैल्यू मिल रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है आपके पास इनपुट में, वो है ये वाला पॉइंट। यहां पर जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है उसके लिए आपके पास एक ही पॉइंट है इनपुट में, कौन सा, ये वाला पॉइंट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, कोई भी ले लो आप, जैसे यहां पर है आपके पास तो एक ही पॉइंट है आपके पास इनपुट में, यहां पर है तो एक ही पॉइंट है इनपुट में। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब ये फंक्शन 1 1 बन चुका है। तो अगर ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 on 2 है, इसका मतलब क्या, इसका इनवर्स डिफाइन किया जा सकता है एंड डिनोटेड बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर इनवर्स ऑफ साइन एक्स पढ़ सकते हो आप। और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो इसको रिवर्स करेंगे। पहले वाले का जो डोमेन था, कोडोमेन था, वो बन जाएगा डोमेन, और दूसरे का बन जाएगा -π/2 से π/2 तक। अब याद रखना कि दोनों में भी क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एंड क्या है, -π/2 π/2 इंक्लूडेड है, -1 और 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों भी इंक्लूडेड है, यहां पर ओपन कहीं पर भी नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला फंक्शन साइन एक्स। तो क्या समझ में आपको कि आपका ये जो फंक्शन है f ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले आपके पास साइन एक्स कुछ ऐसे था, फिर आपने इसके डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाया और इसको बनाया, ये था आपका मेनी वन, ठीक है, ऑन टू तो रहेगा ही, ऑन टू का कोई सीन नहीं है, तो मेनी वन ऑन टू था ये, तो आपने डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया -π/2 से π/2 तक, ठीक है, तो ये बन गया 1 1, और जैसे ये 1 1 बना तो आपने इसका इनवर्स डिफाइन कर दिया, दैट इज फ्रॉम -1, 1 टू -π/2 to 2। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों -π/2 से π/2 तक ही डोमेन लिया। तो भाई आपको जो मर्जी है ले सकते हो, लेकिन जो -π/2 से π/2 तक का रेस्ट्रिक्शन है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये फिर ये किताब जो मिला है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, वो इसको ही मिला है। अब ये आप नहीं पूछ सकते कि इसी को क्यों दिया, ठीक है ना, तो वो तो जिसने इसको खोज निकाला है उसी से ये पूछा जा सकता है। इसको मार्कर पेन ही क्यों कहा जाए, इस बात का क्या जवाब दे सकते हो आप? अरे भाई जिसने सबसे पहले इसको नाम दिया हो, अब वही नाम प्रचलित हो रहा है, आपकी मर्जी, आप इसको चूहा बुला सकते हो, जो भी बुलाना है बुलाओ, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते। हाँ, ये मात्र आप समझ सकते हो कि इसकी कई सारी ब्रांचेस हो सकती है, कई सारे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स हो सकते हैं, इन्फाइनाइट हो सकते हैं। बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाया कैसे जाता है, आपका पूरा रेंज कहां पर आ रहा है, देखिए वहां से वहां तक का डोमेन बन गया,
तो π/2 से 3π/2 तक आप डोमेन ले सकते हो, इधर भी नेगेटिव में भी जा सकते हो, देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, सो -3/2 से -π/2 तक का भी डोमेन ले सकते हो। तो ये सारे के सारे डोमेन्स है, इससे आपका फंक्शन 1 1 बन जाएगा, 1 1 ऑन टू बन जाएगा, तो उसको आप इनवर्स ले सकते हो। लेकिन जब भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे और वहां पर अगर मेंशन नहीं है तो आपको कंसिडरेशन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही कंसिडर करनी है, इस बात को समझिए। क्योंकि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन, देखो जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए रहेंगे और उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने होंगे, तब उनका कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जब डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई साहब ये था साइन फंक्शन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस की तरफ। चलिए, सो कॉस फंक्शन के बारे में बात की जाए तो कॉस के लिए भी सेम ही है। आपको तो पता है कि कॉस और साइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब होता है, नहीं कैसे बोल सकते हो, डिफरेंस तो है दोनों में, लेकिन पीरियड सेम है दोनों का। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू में कम ज़्यादा होता है ना। साइन फंक्शन 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग है, कॉस डिक्रीजिंग है, ये फर्क तो आप लोग समझते हो खुद भी। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सही है, एक बार वीडियो देख लेता हूँ सही चल रही कि नहीं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स इज टू कॉस एक्स ये नेक्स्ट फंक्शन है। अभी बेटा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है, क्योंकि कॉस एक्स बेसिकली जब डिफाइन किया है ओरिजिनल फंक्शन, तो इसका भी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स और इसका रेंज है -1 to 1। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब होगा, क्योंकि ये फंक्शन है मेनी वन ऑन टू, ये फंक्शन है मेनी वन ऑन टू। अब जब तक दिया गया फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं बनेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो ऑब्वियसली इसको 1 1 ऑन टू बनाना है, और 1 1 ऑन टू तभी बन सकता है व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। अब कहां से कहां तक डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो फिर से वही बात है, ग्राफ निकालिए तो समझ में आ जाएगा। अब इसका भी ग्राफ जो है वो हाईएस्ट वैल्यू 1 लोएस्ट वैल्यू -1 इसके बीच में ऑसिलेट होगा। तो ये 0 π/2 पाई, ठीक है, 3π/2, फिर यहाँ पर 2π, फिर -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू 1, cos π का 0, cos 3π/2 का -1 और cos 2π का, तो कुछ गड़बड़ हो गया, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। ठीक है, 0 π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π। चलिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से ये डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर -1 की तरफ आएगा, फिर यहाँ पर उठ कर 0 बनेगा और फिर यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा वो। तो अभी बेटा हमें क्या करना है, डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन। अब आप देखिए कि आपका पूरा रेंज आपको कहां पर मिल रहा है। देखिए ये रेंज है पूरा -1 से 1 तक, तो आप पहले जैसा -π/2 से π/2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, साइन का रेस्ट्रिक्शन कहां किया था, -π/2 से π/2 तक किया था। अब यहां पर भी अगर वैसे सोचेंगे तो क्या होगा पता है आपको, -π/2 से 0 तक जो इनपुट आप लेंगे उसके लिए आपके पास वैल्यू मिलेगा 0 से 1 तक का, और 0 से π/2 के इनपुट के लिए भी सेम वैल्यूज मिल रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब पूरा रेंज आ रहा है उसके अंदर नहीं आ रहा। तो पूरा रेंज कहां मिल रहा है, देखिए यहां से यहां तक पूरा रेंज आ रहा है, मतलब ये जो -1 से लेकर तो 1 तक पूरी वैल्यूज है ये आ रही है यहां पर। तो इसका मतलब आप डोमेन का रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो 0 से π तक। समझ रहे हो बात को, तो 0 से π तक अगर आप डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो पूरे जितना भी आपका रेंज है उसके लिए आपको यूनिक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, तो फिर कॉस फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, आप रीडिफाइन करना है फंक्शन को बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो डोमेन आपका आएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, ठीक है, 2 -1 to 1। देखिए एंड जो पॉइंट्स है, जो आपका इंटरवल है, तो उसके एंड पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं एक्सक्लूड करने हैं, ये डिपेंड करता है। देखिए आपको देखना है कि cos 0 का वैल्यू क्या आता है, cos 0 का वैल्यू 1 आता है, cos π का वैल्यू क्या आता है, -1 आता है। मतलब एंड पॉइंट्स जो है आपके इनपुट जो है एंड,
तो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए, जहां पर भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, जैसे आपको पता है कि tan जो फंक्शन है वो 90 डिग्रीज पर डिफाइन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में 90 को एक्सक्लूड किया जाएगा। समझ रहे हो बात को। चलिए आगे देखेंगे उसको। तो ये अब आ गया है 1/1/2 में। अब जिस तरीके से हमने कॉस को नए तरीके से डिफाइन किया है, तो ये बन गया 1/1/2। नाउ वी कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। सो इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इसको उल्टा करके लिखेंगे, दैट इज -1 to 0 to पाई। समझे। तो भाई ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जैसे आप लोगों ने सीधे फंक्शन है हमारे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके आपको डोमेन और रेंज पता है, उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डोमेन्स और रेंज आपके पता होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का क्या डोमेन रेंज है जो हमने अभी देखा था वो आपको पता चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का पता चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होगी, ठीक है ना। सो ये आपका टारगेट है कि इसको ध्यान में रखिए। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्लियरली। मैं एक चार्ट बना के भी लिखवा के दे सकता था कि साइन का साइन इनवर्स एक्स होता है और फिर इसका डोमेन ऐसा है, रेंज ऐसा है, वैसे ध्यान में नहीं रहता। ये आपको रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया तो फिर आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है, आराम से ध्यान में भी रहता है। अब बात करते हैं tan फंक्शन की बेटा। तो कॉस तो क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इधर लिखते जाता हूँ, मैं इधर चार्ट बनाते जाता हूँ। फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर इधर इसका डोमेन लिखेंगे हम लोग और इधर रेंज वाला सेट लिखेंगे, ठीक है। तो डोमेन है इसका -1, 1 और रेंज का सेट है इसका -π/2 to π/2। समझ रहे हो। कॉस इनवर्स एक्स जो अभी हमने देखा है इसका डोमेन का सेट है -1 to 1 और रेंज का सेट है 0 to π, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग tan की बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज tan x। अब इन जनरल हम लोगों ने tan x को कैसे डिफाइन किया था। आपका ये जो फंक्शन है tan x, तो हमने देखा था कि हम लोग tan x की डेफिनेशन कैसे करते हैं, साइन बाय कॉस करते हैं। तो जहां पर भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वहां पर हम लोग tan को डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना। tan x को कैसे डिफाइन किया था बेटा हमने, tan x इज साइन x बाय कॉस x। अरे यार इसकी तो जान चली गई। tan x है साइन x बाय कॉस x। तो ये भाई साहब जहां जहां 0 हो रहे हैं, ये भाई साहब कहां 0 हो रहे हैं, जहां पर भी x इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। तो cos आपका 0 बनेगा जब आपका इनपुट इस प्रकार से होगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो cos x 0 बनेगा, और cos x 0 बनेगा तो भैया ये तो डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 बन गया, मतलब ये तो बात अभी मैथमेटिक्स में इन्वेंट नहीं हुई कि डिवीजन बाय 0, तो tan डिफाइन ही नहीं है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, tan का डोमेन क्या बन गया, tan का डोमेन बन गया, tan x को हमने डिफाइन किया रियल नंबर के सेट पूरा ले लो, सिर्फ उसमें से किसको हटा दो, 2n - 1 π/2 वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दो तो जो बचेंगे उन सभी की हमारे पास इमेजेस अवेलेबल है, और वो इमेज है सेट ऑफ रियल नंबर। tan का सीन ही भैया खतरनाक है। tan का रेंज का सेट देखो, साइन और कॉस इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूं। साइन एक्स और कॉस एक्स ये जो फंक्शन थे इनके रेंज कितने छोटे थे, -1 से 1 तक, लेकिन tan कैसा है, tan का रेंज सीधा रियल नंबर तक है। और दूसरी चीज क्या है कि tan डिफाइंड कहां पर नहीं है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं है। तो tan का आपको ग्राफ भी पता है कैसे आता है। अब मैं ग्राफ के बारे में डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फंक्शन टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाई हुई है कि कैसे इसका ग्राफ निकाला जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं सीधा ग्राफ निकाल रहा हूं। सो 0 to π/2, π/2 to π, 3π/2 वगैरह वगैरह, फिर इधर -π/2 है, -π। तो बेटा हमें पता है कि 0 से π/2 तक साइन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है इन्फिनिटी तक, और π/2 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइंस बनाई थी, अगर आप लोगों को याद है। फिर -π/2 पर भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई थी, और यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। सो ये होता है tan का ग्राफ, सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में। फिर π/2 से लेकर तो 3π/2 पर भी ये डिफाइन नहीं है, फिर भी ये यहाँ पर भी क्या होता है इस प्रकार से। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। तो हर इंटरवल में इसका पीरियड पाई है, ठीक है ना। आप 3π/2 - π/2 करेंगे तो आपको पीरियड समझ में आएगा, इसका पाई है। पीरियड का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम के बाद में वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है ना।
तो यहां पर अभी बात आ रही, बात क्या आएंगी हमारी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। तो tan के ऊपर डोमेन रेस्ट्रिक्शन, डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको रेंज पूरा लेना होता है। रेंज क्या है आपका, पूरा y एक्सिस रेंज बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो भाई साहब है, ये जो चले जाएंगे ये इन्फिनिटी तक ऊपर जाएंगे और इन्फिनिटी तक नीचे जाएंगे, ये π/2 की लाइन को टच नहीं करने वाला। समझ रहे हो बात को, मतलब इस पॉइंट को ये टच नहीं करेगा। तो ये इन्फिनिटी, जैसे जैसे आपका एंगल π/2 की तरफ जाएगा वैसे वैसे tan का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो आपका पूरा रियल नंबर का सेट क्या है, रेंज है। तो जब आप tan x का इनवर्स डिफाइन करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको उल्टा करेंगे तो डोमेन बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन क्योंकि पेरियोडिसिटी को हटाकर हमें क्या करना है, 1 1 बनाना है, तो हमें डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, हम डोमेन लेंगे सिर्फ, देखो ये पूरा का पूरा आपको -π/2 और π/2 के बीच में मिल रहा है, क्या पूरा का पूरा वैल्यू मिल रहा है, y एक्सिस पूरा का पूरा मिल रहा है ना आपको, यहाँ पर रेंज पूरी मिल रही है। तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे हम -π/2 और π/2 के बीच में। समझ रहे हो बात को, डोमेन को आपने -π/2 और π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन π/2 और -π/2 को एक्सक्लूड करना है, तो ओपन इंटरवल रहेगा। समझे बात को, इंटरवल ओपन रहेगा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x। जब आप tan x को, इसके पहले का अगर आपको लिखना है तो tan x को आपने रीडिफाइन किया बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो कैसे डिफाइन किया, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 लिया और रेंज का सेट r ही रख दिया। तो ये बन गया आपका, ये बन गया 1 1/2। अब इसका आपने इनवर्स डिफाइन किया कुछ इस प्रकार से, समझे। तो तीसरा फंक्शन था बेटा हमारा tan इनवर्स x, जिसका डोमेन है r और रेंज का सेट है -π/2 टू π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल है मात्र, ध्यान में रखना इस बात को। कई बार देखो आप लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि साइन इनवर्स x का रेंज और tan इनवर्स x का रेंज सेम है, सिर्फ साइन इनवर्स में क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, ध्यान में रखने के लिए अच्छी है ये बात। तो भैया ये था tan का। अब इसी प्रकार से मैं आप लोगों को cos का भी cot का भी बताने वाला हूं। ठीक है, बेटा cot x जो हमारा फंक्शन है इसको हम लोग लिखते हैं cos बाय साइन। सही है, cot x फंक्शन को हम लोग लिखते हैं cos x बाय साइन x। अब आपको पता है कि जहां पर भी डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सो cot x इज नॉट डिफाइंड when sin x is 0 and sin x 0 कब रहेगा, when x is equals to n pi where n belongs to set of integers। तो यहां पर आपका साइन 0 होता है। तो क्लियर है कि cot x को डिफाइन जब करेंगे इसका डोमेन, तब सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई को हटाना पड़ेगा where n belongs to z। और रेंज का क्या है, रेंज तो पूरा रियल नंबर का सेट ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन cot x है जिसके अंदर का ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने फंक्शन में और डिटेल में बताई है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की, ताकि हम लोग अब ये तो मेनी वन है बेटा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये मेनी वन ऑन टू है, और इसलिए इसका इनवर्स नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू बनेगा कैसे, तो देखिए पहले तो इसका ग्राफ निकालेंगे ताकि इसके रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता चल जाए। तो ये 0 π/2 और ये पाई, ठीक है, फिर आगे 3 π/2 एंड 2 पाई। सेम तरीके से इधर -π/2 है, -π है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्राफ आता है कॉट का, ठीक है ना। तो कॉट π/2 पर क्या होता है आपका वैल्यू, कॉट π/2 पर 0 हो जाता है वैल्यू। ठीक है, और इधर इन्फिनिटी की तरफ जाता है और इधर इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो कहाँ पर डिफाइन नहीं है, ये पाई पर डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन है और आपका y एक्सिस भी डॉटेड किया जाएगा। तो ये आपके कॉट का ग्राफ है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर भी ग्राफ वर्क करेगा। तो इसका पीरियड भी पाई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा रेंज आपका y एक्सिस है, तो आप डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो बस कोई भी एक ब्रांच ढूंढ लो। तो ये है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच।
कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। और फिर से वही बात, क्योंकि 0 और पाई पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लेंगे। तो कॉट एक्स को डिफाइन कैसे किया बेटा? कॉट एक्स इज डिफाइंड है, इसके ऊपर डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन 0 से पाई। समझ रहे हो बात को? अब देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन मत पूछना कि क्यों सिर्फ 0 से पाई ही लिया, पाई से 2 पाई क्यों नहीं लिया। भैया जो लेना है ले सकते हो, लेकिन जब बेसिक डेफिनेशन लिखा जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही लिया जाएगा। सो अब तक के ऊपर के इसके अंदर हम लोगों ने ये जो भी लिया है, ये वाले ये सारे के सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से पाई है, तो 0 से पाई। और ये तो क्या है आपका डोमेन है, और रेंज तो वही है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये बन जाता है बेटा 1 1 ऑन 2। तो जैसे ये 1 1 ऑन 2 बना तो आप इसका इनवर्स लिख सकते हो, इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का सेट क्या है? डोमेन का रियल नंबर है, और रेंज है 0 टू पाई ओपन इंटरवल। तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स रिसेम्बलेंस है उसका tan इनवर्स के साथ में, दोनों की भी रेंज का, सिर्फ इंटरवल साइन की क्लोज्ड है, इसकी ओपन है। सिमिलरली कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के बीच में रिसेम्बलेंस है, वो भी ये ऊपर की क्लोज्ड है, नीचे की ओपन है, ठीक है। तो अब बचते हैं हमारे दो फंक्शंस, दैट इज दो फंक्शंस हमारे बचेंगे, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले कोसेक इनवर्स एक्स की। तो बेटा चलिए सेक इनवर्स एक्स देख लेते, कोई भी देख लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सेक एक्स को सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमें पता है कि क्योंकि सेक एक्स क्या है? 1 बाय कॉस एक्स है। तो जहां पर भी कॉस एक्स 0 होगा वहां पर सेक तो डिफाइन नहीं होगा। तो सेक कहां कहां पर डिफाइन नहीं होगा? तो आपको पता है कि कॉस कहां पर ये होता है, तो जब एक्स का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है तब कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, व्हेन एक्स इज दिस। सो देयरफॉर सेक एक्स का डोमेन मतलब इनपुट क्या रहेगा? सेट ऑफ रियल नंबर, और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 2n - 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और अगर बात करेंगे रेंज की, तो इसका रेंज होता है बेटा -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ओपन। हमेशा याद रखना इन्फिनिटी वाला जो इंटरवल होता है वो ओपन होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें पता है सेक पाई का वैल्यू -1 होता है और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए इसको क्लोज्ड इंटरवल में रखा हुआ है। और अब मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि रेंज ऐसे कैसे आई, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, बहुत सिंपल है। देखिए फिर भी एक बार बता देता हूँ, कॉस एक्स लाई बिटवीन -1, ये कॉस एक्स का रेंज होता है। इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 1 बाय कॉस बन जाता है सेक एक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट इज सेक एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1, मतलब सेक एक्स विल लाई बिटवीन -1 से नीचे, मतलब कहाँ से आ रहा है? -∞ से -1 तक। और ये इनइक्वालिटी क्या बताती है? दैट इज सेक एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो सेक एक्स का वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है? सेक एक्स का वैल्यू लाई कर रहा है -∞ टू 1, सॉरी -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। समझे बात को? तो ये तो रेंज के बारे में बात हुई, जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं। अब ग्राफ की बात करते बेटा, क्योंकि डोमेन का रेस्ट्रिक्शन बगैर ग्राफ आप समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो सेक एक्स के ग्राफ की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सेक एक्स का ग्राफ निकालने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि सेक एक्स का वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करता, इसलिए मैं इसको छोटा रख रहा हूँ। ये आपका 1 है, ये -1 है, तो इसके बीच में सेक एक्स का ग्राफ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है आपका पाई बाय 2, यहाँ पर 3, इसको हटा देता हूँ मैं, समझने के लिए किया था। 0 - पाई बाय 2, पाई है, ठीक है, 3 पाई बाय 2, इधर है -पाई, -3 पाई बाय 2। ओके नाउ, तो सेक का ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले कॉस निकाल लेते हैं। कॉस का ग्राफ हमें पता है, कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये जो कटोरिया की बात की थी मैंने, ठीक है ना, हम लोग कटोरिया निकालते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कटोरिया निकाली जाती है।
है ना, ये 2 पाई ले लेते हैं यहाँ पर। तो कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है सेक, सबसे पहले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो वहाँ पर डॉटेड लाइन निकाल लेते हैं। तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पर डॉटेड लाइन आएगी, माइनस पाई बाई 2 पर डॉटेड लाइन है, और माइनस 3 पाई बाई 2 पर, इस प्रकार से जितने भी ऑड मल्टीपल है वहाँ पर डॉटेड लाइन आएंगी। अब बात करते हैं सेक एक्स की। तो देखो जहां पर कॉस मिनिमम है वहां पर सेक मैक्सिमम वैल्यू लेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जहां पर भी कॉस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर सेक की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहां पर देखिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है 0 पर, तो यहां पर सेक का वैल्यू ऊपर उठना स्टार्ट होगा। देखिए 0 से 90 के बीच में कॉस का वैल्यू गिर रहा है, कम 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 होते जा रहा है, हाईएस्ट है 0 पर, जैसे 90 के पास चला गया बिल्कुल 0 बन गया। समझ रहे हो बात को। तो ये उल्टा होगा, जब 0 से पाई बाई 2 के एंगल आप लेंगे तब सेक उठना शुरू कर देगा ऊपर, और जैसे पाई बाई 2 के नजदीक पहुंचेगा तो ये इन्फिनिटी की ओर पहुंचेगा। तो बिल्कुल इस ये जो कटोरा मैंने उल्टा रखा हुआ है, बस इसको उल्टा कर देना है ऊपर जाते हुए इन्फिनिटी की तरफ। तो ये ऐसा है तो इसको बिल्कुल उल्टा होगा इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ, और नीचे भी क्या होगा, इधर भी ये आपका, तो ये हो गया, और इधर भी क्या होगा, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो बेटा बात बिल्कुल सीधी है कि आपको क्या करना है, 1 से इन्फिनिटी तक का रेंज पकड़ना है, और -1 से माइनस इन्फिनिटी तक का रेंज पकड़ना है। तो भाई आपने पकड़ लिया 0 से पाई के बीच का, और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दे इसके बीच में, और ये हो गया आपकी प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो पाई बाई 2 को नहीं लेना है, क्योंकि पाई बाई 2 पर सेक डिफाइंड नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो जब ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था सेक एक्स, तो इसके डोमेन को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई तो क्लोज्ड होगा, 0 से पाई तो क्लोज्ड होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास वैल्यू है, सेक 0 और सेक पाई की वैल्यू है। लेकिन इसमें से पाई बाई 2 को हटाना पड़ेगा, सिंगलटन पाई बाई 2 को, क्योंकि यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जिसको मैं डार्क किए जा रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। ये जो डार्क कर रहा हूं ना, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो आपने नया फंक्शन डिफाइन किया है ताकि ये 1 1 बन जाए, ताकि ये 1 1 बन जाए। 1 1 ऑन 2 बनने के लिए आपने डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन करना है ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन बन गया ये वाला। तो बेटा आपने डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर दिया। अब रेंज, रेंज तो आपका वही है, रेंज तो आपका वही रहेगा, रेंज में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो रेंज आपका है माइनस इन्फिनिटी से लेकर तो -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से लेकर तो इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये है आपका 1 1 2। तो जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो डिनोट करेंगे सेक इनवर्स एक्स से, और फिर ये उल्टा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका डोमेन बनेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, और इसमें से आप पाई बाई 2 को हटाएंगे। अब यहां पर जगह नहीं है तो आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। एक सेकंड, जी देखो इसको एक और तरीका है लिखने का। ये जो आपने रेंज लिखा है ना, कई सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से किसको हटाना है, -1, 1 को हटा दो, क्योंकि आपको तो पता है कि -1 और 1 ये दोनों भी आएंगे रेंज में, उनके बीच वाला एरिया नहीं आता। तो इसी चीज को, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप आर माइनस, मतलब ये माइनस है, सेट ऑफ रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1, 1 हटा दो। लेकिन ये इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई सारे बच्चे यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगा देते तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब सेम तरीके से बेटा होगा कोसेक इनवर्स का, ठीक है। कोसेक एक्स के लिए 1/sin x रहेगा, फिर यहां पर आएगा n पाई, चलिए बता ही देता हूं मैं, है ना, इतना सब कुछ बताया तो कोसेक इनवर्स भी बता देता हूं ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलिए कोसेक एक्स की बात करेंगे। तो कोसेक एक्स है हमारा 1/sin x, और आपको पता है जहां पर sin x 0 होता है वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं होता, व्हेन योर x इज n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। सो कोसेक x का डोमेन क्या होता है, कोसेक एक्स का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन उसमें से हटाया जाएगा किसको, उसमें से हटाया जाएगा इसको, x r माइनस
x इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड को हटाया जाएगा, ठीक है। और सेट, रेंज का सेट क्या होता है, रेंज का सेट होता है वही सेम जो सेक का था, दैट इज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसको आप लोग दूसरी तरीके से लिख सकते हो, दैट इज r माइनस -1,1। चलिए अब फिर से ग्राफ निकाला जाएगा ताकि डोमेन का रेस्ट्रिक्शन समझ में आ जाए। अब ये तो 1 ये तो मेनी 1 है, ठीक है ना, तो इसको तो 1 बनाना जरूरी है। तो ये है आपके पास, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 1 - 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π है, -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। तो हमारा पता है हमें कि साइन कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये साइन का ग्राफ है हमारा, ये हटा ही देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए बेटा, ये साइन का ग्राफ हमने लिख दिया ताकि हमें कोसेक का ग्राफ निकल में। अब आप देखिए, हाँ हम बात कर रहे हैं कोसेक की, ये तो कोसेक का ग्राफ निकालने के लिए हम लोग इसकी हेल्प लेने वाले हैं, अदरवाइज हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, कोसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि कोसेक कहाँ पर डिफाइन नहीं है, पाई के मल्टीपल पर, मतलब यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगा, पाई पर आपको कोसेक का वैल्यू मिलना नहीं है, 2π पर भी मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर डॉटेड आएगा, -π पर डॉटेड लाइन बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोसेक डिफाइन नहीं है, -2π पर डॉटेड लाइन बनेगा। अब अगर आप देखेंगे तो इसका भी उल्टा है, साइन एक्स जहां पर मैक्सिमम वहां पर कोसेक मिनिमम होगा। तो देखिए 90 पर साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर कोसेक का वैल्यू मिनिमम रहेगा, और 0 पर वैल्यू मिनिमम है तो यहाँ पर मैक्सिमम। मतलब क्या कि कोसेक का वैल्यू 0 से 90 तक कम कम होते आता है, 0 पर इन्फानाइट रहेगा। आप कोसेक 0 लिखेंगे तो 1/sin 0 होगा, तो वो इन्फानाइट वैल्यू रहेगा, तो ऊपर से आता हुआ जाएगा और इधर फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इधर एरो लगा देता हूँ तो समझ में आएगा इन्फिनिटी जा रहा है। तो नीचे का जो उल्टा कटोरा है उसको बस सीधा करना है इन्फिनिटी की ओर, यहाँ पर भी इसको सीधा करना है इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। यहाँ पर भी इसको सीधा करना है इन्फिनिटी की ओर। तो आप यहाँ पर देख लेना बेटा, आपको क्या चाहिए, पूरा रेंज चाहिए, पूरा रेंज है आपका, यहाँ से ऊपर पूरा है आपका रेंज और यहाँ से नीचे पूरा है रेंज। तो नीचे वाला पार्ट ये वाला ग्राफ कवर कर रहा है ये, और ऊपर वाला पार्ट ये ग्राफ कवर कर रहा है। तो इसके लिए इंटरवल कौन सी है, -π/2 दिख रही है, -π/2 से π/2 तक का इंटरवल है इसके लिए। तो रेस्ट्रिक्शन डोमेन के ऊपर क्या रहेगा, इस डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, कोसेक एक्स को नए से डिफाइन करेंगे तो डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा, दैट इज -π/2 से लेकर तो π/2 क्लोज्ड। लेकिन बीच में 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि साइन 0 वैल्यू 0 है, तो 0 को हटाना पड़ेगा, सिंगलटन 0 एंगल को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका डोमेन रहेगा। और रेंज का सेट क्या है, रेंज का सेट है रियल नंबर में से ओपन इंटरवल को सब्ट्रैक्ट करना है, -1,1। तो अब बन गया बेटा ये 1 1 1 1 ऑन 2, और अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कोसेक इनवर्स एक्स। इसको उल्टा अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा r - -1,1 टू -π/2 टू π/2 माइनस सिंगलटन 0। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। याद रखना -1 और 1 की जगह क्लोज्ड इंटरवल से। तो इस प्रकार से आपका कोसेक इनवर्स डिफाइन किया जाएगा। अब आपका काम क्या है बेटा, ये जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है सबके डोमेन और रेंज आपको याद रहनी चाहिए। इसके लिए अगर आप रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ गए तो काम तमाम है, और ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज अगर आपको अच्छे से पता है तो भी आपका काम आराम से हो गया है, ठीक है। तो बेटा अभी नेक्स्ट आएगा दैट इज प्रॉपर्टीज। ये सब था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका इनवर्स किस तरीके से डिफाइन करना है, उनके डोमेन रेंज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग देखने वाले उनके प्रूफ्स नहीं देखेंगे हम लोग, सीधा एज अ फॉर्मूला हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं ताकि जिसका हम लोग एग्जाम्पल के अंदर यूज कर सके, ठीक है। तो हेडिंग में देने जा रहा हूं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके प्रूफ्स एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एज अ फॉर्मूला ये प्रॉपर्टीज अच्छी है, इसको याद रखना है, तभी आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 1, नंबर 1 देखिए, साइन इनवर्स ऑफ -x मतलब नेगेटिव एंगल का इनवर्स फंक्शन। तो इसका आउटपुट क्या लिखना है आपको, दैट इज माइनस साइन इनवर्स x। जैसे नॉर्मल फंक्शन के अंदर होता था वही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर अच्छा, प्रॉपर्टी 1 के अंदर ये नहीं लिया, उन्होंने दूसरा रिलेशन लिया है, कुछ नहीं, अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 दैट इज साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 1/x। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना। अगर आपको साइन कई कई बार एग्जांपल के अंदर ऐसे रिलेशन यूज होते हैं, साइन इनवर्स x को आप कोसेक इनवर्स x के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अंदर जो एंगल दिया है उसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, रेशो का रेसिप्रोकल नहीं लेना है, एंगल का लेना है। ये इनवर्स फंक्शन है, साइन x इक्वल टू 1/कोसेक x जैसे लिखते हैं वैसे मत समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एंगल का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। इसी के अंदर आप उल्टा भी लिख सकते हो, दैट इज कोसेक इनवर्स x अगर दिया है तो आप साइन इनवर्स 1/x भी लिख सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है कि एंगल का रेसिप्रोकल बन रहा है। सेकंड है सेक इनवर्स x दिया है तो कॉस इनवर्स 1/x लिखा जाएगा, और कॉस इनवर्स x दिया है तो सेक इनवर्स 1/x लिखा जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x, और अगर कॉट इनवर्स x दिया है तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। ये है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग ऑन, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 है साइन इनवर्स ऑफ -x को आप लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x। सेकंड, tan इनवर्स ऑफ -x को आप लिखेंगे माइनस tan इनवर्स x। एंड थर्ड वन इज कोसेक इनवर्स ऑफ -x को आप लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स x। तो ये जो अंदर नेगेटिव एंगल दिए हैं और इनके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हो, तो दैट इज सेम। अगर आप सेम एंगल के पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, ठीक है ना, तो बाहर सिर्फ नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां पर रेशियोज को ध्यान में रखना कि ये नेगेटिव बाहर कब आता है, साइन टैन और कोसेक में। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आगे फिर आएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका आ रहा है सबसे पहले आपको मिलने के लिए आ रहा है दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ -x। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये फर्क समझ लेना, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ -x कोसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस बनेंगे। लेकिन जैसे कॉस इनवर्स ऑफ -x आता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव x लिखना है। फिर जैसे सेक इनवर्स ऑफ -x आता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x लिखना है। और जैसे ही कॉट इनवर्स ऑफ -x आता है तो इसको भी आप पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखेंगे। क्या समझ में आया? ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये ध्यान में रखना कि कब पाई माइनस लिखना है और कब सिर्फ माइनस लिखना है। तो साइन और कोसेक ये दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है सीधे सीधे फंक्शन के अंदर, तो ये हमें पता है, तो ध्यान में रखने के लिए आसान है। साइन कोसेक और टैन इनके नेगेटिव एंगल्स नेगेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे, और यहाँ पर नेगेटिव एंगल बाकी बचे 3 फंक्शंस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो पाई माइनस लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी, बीच बीच में देखना पड़ता है भैया वीडियो चालू है या नहीं है, दिक्कत ना आ जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है दैट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर भी देखा है, प्रॉपर्टी नंबर 4। मतलब आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। सो पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। दूसरा है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका भी वैल्यू होता है π/2। एंड तीसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है π/2। तो भाई साहब बस इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को। आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी 5 का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है, तब जाके ये फॉर्मूला यूज होगा।
और सेम फॉर्मूला, सेम LHS दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है, तो आप लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आप कब यूज करेंगे? पाई प्लस वाला, देखो दोनों का LHS सेम है लेकिन RHS में फर्क है, ये तो सेम है यहाँ पर भी, लेकिन एक में पाई प्लस किया एक में नहीं किया है। तो ये कब यूज करेंगे? इसमें भी कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा तब पाई प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एंड थर्ड वन इज सिंपल दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ऐसे सिचुएशन में न्यूमरेटर में दोनों का डिफरेंस दैट इज x माइनस y एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये tan ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूले जैसा है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, जैसे ध्यान में रखने के लिए। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ध्यान में रखना है इसको भी। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड फिर हम लोग रुकेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी 6 है 2 टाइम्स tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x। मैंने 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि LHS तो एक ही है। 2 टाइम्स tan इनवर्स x को आप एक बार sin इनवर्स x का यूज करके लिख सकते हो, cos इनवर्स x का और tan इनवर्स x का। सबसे पहले 2 टाइम्स tan इनवर्स x को sin इनवर्स x का यूज करके अगर लिखना है तो लिख सकते हो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का यूज करके लिखना है तो लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan इनवर्स x का यूज करके लिखना है तो लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है एज फार एज सॉल्विंग ऑफ एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड। तो ये प्रॉपर्टीज है बेटा जिनको ध्यान में रखना है आपको। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखे x के ऊपर मैंने कोई बात नहीं की कि x कहाँ से कहाँ है x का वैल्यू, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के डोमेन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं, तो उसके तहत ही इनपुट्स आपके रहेंगे जो भी रहेंगे। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज बची और फिर मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।